नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं कि भारत की और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, जो कि आने वाले वीकेंड पर यानी कि आने वाले शनिवार या रविवार तक आने की अपेक्षा है। हमें ये जानकारी बहुत ही रिलायबल सूत्रों से मिल रही है और ये जो विश्वसनीय सूत्र हैं जिनसे हमें ये जानकारी मिल रही है, इन्होंने हमें पूरी पूरी और सही सही जानकारी दी है, जो अभी हम आपको इस एपिसोड में आपके सामने पूरी जानकारी रखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे इस विश्व भारती चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल का बटन दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करें और फिर आपको उसमें ऑल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर ज़रूर आप क्लिक करके, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलती रहे, आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहे और हमारे इन एपिसोड्स की वक्त पर आप इन्हें सब देख सके सही समय पर। तो हम आते हैं अपने विषय पर। जिस हिसाब से हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, महाराष्ट्र में आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह से सीबीआई की तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही, ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अब पिछले 8 या 10 दिनों में जो भी ईडी की तरफ से या ईडी के सूत्रों से जो जानकारी मीडिया को मिली है या सोशल मीडिया में आई है, उसमें एक बहुत ही बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसका फर्क पूरे महाराष्ट्र के राजनीति पर पड़ेगा। ये महाराष्ट्र के राजनीति के विषय के बाद आपको पूरे भारत के राजनीति यानी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का पूरी जानकारी हम देंगे। फिलहाल हम महाराष्ट्र की राजनीति पे पहले थोड़ा आपको जानकारी दे दें। तो उसमें कुछ इस तरह है कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले आरबीआई ने ये सब सहकार क्षेत्र को कंट्रोल टेक ओवर कर लिया था, सहकार क्षेत्र का अपने अंडर ले लिया था और जो कुछ विषयों के ऊपर लिटिगेशन चल रहे थे, केसेस चल रहे थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर हुआ कि ये सब की जांच करनी चाहिए, होनी चाहिए। उस हिसाब से ये सीबीआई और ईडी सब इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर हों, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हों। तो ये जांच के बारे में किसी तरह की राजनीति नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात आपको ये बता दें कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है महाराष्ट्र में, जैसे कि शुगर लॉबी हुआ, एग्रीकल्चर लॉबी हुई, तो ये सब के अंदर ईडी को एक बहुत ही बड़े घोटालों की जानकारी मिली है, जिसमें कि आपको बता दें कि 2 कारखाने कम से कम ऐसे मिले हैं या 2 फैक्ट्रीज जिनके बारे में हमें भी उनके सूत्रों से जानकारी मिली है, विश्वसनीय सूत्रों से, जिसमें कि एक के बारे में पेपर में जानकारी कुछ हद तक छप चुकी थी। एक बहुत ही बड़े नामी डेवलपर यानी बिल्डर हैं मुंबई के, जो कि किसी और विषय में उनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में केस रजिस्टर हो चुका है, उन्हें अरेस्ट भी हुई थी। खैर, उनकी आज की स्टेटस क्या है वो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे उसी बिल्डर का, उसी कंपनी का नाम आया था जिन्होंने एक 15 करोड़ के एसेट वैल्यू की एक शुगर कंपनी अक्वायर की, खरीद ली। और उसके बाद उन्होंने भी डायरेक्ट नहीं खरीदी, उन्होंने एक शेल कंपनी का निर्माण किया, एक शेल कंपनी रजिस्टर की और उस शेल कंपनी के तहत इस शुगर की फैक्ट्री को टेक ओवर किया, अक्वायर किया यानी परचेज किया। इसके बाद इन्होंने इसकी वैल्यू इन्फ्लेट करके दिखाई और उसके ऊपर लगभग 300 करोड़ का लोन लिया महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। इस तरह की जानकारी मिल रही है। अभी आप समझिए कि जिसकी वैल्यू 15 करोड़ हो, उस फैक्ट्री को मॉर्गेज करके और की वैल्यू इन्फ्लेट करके दिखाई जाए और उसके बाद 300 करोड़ रुपए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लिए जाएं। अब ये जो 300 करोड़ रुपए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, ये किसके थे? ये आपके पैसे थे, हमारे पैसे थे, जनता के पैसे थे, महाराष्ट्र के, भारत के जनता के ये पैसे थे। और ये पैसे जिस तरीके से लिए गए वो गलत तरीका था। इस विषय पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस तफ्तीश के दौरान, इस तहकीकात के दौरान
जो कुछ जानकारी सामने आई तो उसमें ये भी मालूम पड़ा कि ये पूरा कारनामा करने के बाद में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल राजनेता, एक घराने के एक ग्रुप को ये कारखाना पहले लीज पे दे दिया गया और उसके कुछ समय बाद यही कारखाना, यही शुगर फैक्ट्री उस नेता के उस ग्रुप ने वो परचेस कर ली। अब कहने का मतलब ये है कि वो नेता आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा परचेस तो लीगल है। आपके परचेस लीगल है इलीगल है इसका पता नहीं है, इसमें जाने की जरूरत भी नहीं होगी शायद, क्योंकि इसके पहले जो व्यवहार हुआ वो क्या इस नेता ने करवाया था, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि यही नेता या इनके घर के लोग उसी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर डायरेक्टर थे। तो अब समझने वाली बात यह है कि सिर्फ इतना कहकर कि वो हमने जो फैक्ट्री परचेज की, शुगर फैक्ट्री का परचेज लीगल था, वो खरीदी लीगल थी, उससे कोई प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा। सवाल चल रहा है जनता के पैसे गलत तरीके से दिए गए लोन के तौर पर और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं है, वो एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि ऐसा समझ में आ रहा है उसी नेताओं की तरफ से जो कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर डायरेक्टर हैं, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर शायद इस डेवलपर ने वो शेल कंपनी तैयार की हो और फिर ये फैक्ट्री ली हो और फिर ये लोन वापस से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लिया हो और उसके बाद में पहले लीज और फिर उसी लीज पे देकर और फिर उसी जो राजनीतिक परिवार है उनके ग्रुप को ये फैक्ट्री बेच दी गई। तो ये जो पैसा जो लिया गया ये उस परिवार तक पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी की छानबीन की जा रही है, इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। ईडी वो काम कर रही है, लेकिन ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमने ये फैक्ट्री बहुत ही लीगली और कानून से और कायदे से हमने वो खरीदी थी। उस चीज़ से कोई संबंध ही नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी अपने आप कर लेगी। वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने से वो लीगल नहीं हो जाता। अगर उसके अंदर कुछ इलीगल व्यवहार हुआ है या गैर व्यवहार हुआ है तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी आपको एक और बात बता दें, इसी तरह की एक और फैक्ट्री का नाम आ रहा है सामने, जिसका कि पहले नाम कुछ और था और उसे एक राजकीय राजनीतिक नेता ने या उसके ग्रुप ने उसे अक्वायर किया, जिसकी उस समय की नेट एसेट वैल्यू यानी कीमत 60 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और उसके बाद उस फैक्ट्री का नाम बदल के और उसके ऊपर 120 करोड़ का लोन अक्वायर किया गया, वो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, वो भी उसी समय जब उसी राजनीतिक परिवार के लोग उस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर डायरेक्टर थे। बल्कि यहाँ पर सरकार में वो बहुत ही अच्छे लेवल के मंत्री थे, मंत्री क्या मंत्री से कुछ ज्यादा ही थे, और इस तरह के संवैधानिक पद पर होते हुए या गैर संवैधानिक पद भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन मंत्रियों से तो ऊपर थे। और इस तरह का काम करना ये उन्हें शोभा नहीं देता। शायद उन लोगों को इस तरह का एहसास हुआ होगा या उस समय ऐसा लगा होगा कि इस तरह की कोई जानकारी बाहर नहीं आएगी और होगा भी तो आज तक किसी नेता का क्या हुआ है जो हमारा होगा। तो शायद वो भूल गए थे कि पी चिदम्बरम इस तरह से इतनी बड़ी उम्र के होते हुए वो लुंगी पहनकर और वो दीवार, इतनी बड़ी दीवार से कूद के भागे थे, जो सभी मीडिया चैनल्स ने कैप्चर किया था और कई सारे मीडिया चैनल, टीवी न्यूज़ चैनल्स पर ये सब दृश्य फ्लैश हुए थे। कहने का मतलब ये कि वो ज़माना जो 70 साल चल रहा था वो जा चुका। अब कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, घोटाला किया है तो उसे ये ध्यान में रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस सरकार के आगे नॉर्मल सिस्टम है, द लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स। जैसे कि 70 साल कहा जाता था लेकिन नेताओं को बचा दिया जाता था या बच जाते थे या क्या कॉम्प्रोमाइज करते थे वो लोग ही जाने, जिनकी की पार्टी एक ही राजनीतिक परिवार के आगे पीछे घूमती है, उनके जूते चप्पल उठाने में वो बिजी रहते हैं। खैर वो उनका प्रॉब्लम है, देश का इतने साल नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन उसे भी मोदी जी नहीं छोड़ रहे। ये जो लोग बाहर भागे हुए हैं जैसे कि विजय मल्ल्या के भी एसेट्स रिकवर किए, उनके भी पैसे काफ़ी सारे रिकवर हो चुके हैं। नीरव मोदी हों चाहे मेहुल चोकसी हों, इसमें से कोई नहीं बचेगा। ऐसे ही हालात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो इस बारे में और अधिक जानकारी कई सारे विश्वसनीय सूत्रों से ये मिल रही है
कि ये एक या दो शुगर फैक्ट्रीज या एग्रो फैक्ट्रीज की बात नहीं हो रही है। ये यहाँ पर जो मसला है वो लगभग 42 इस तरह के कोऑपरेटिव यूनिट्स का है, जिसमें कि शुगर फैक्ट्रीज हैं, एग्रो मिल्स हैं या एग्रो फैक्ट्रीज है या जो भी। और इसका अंदाजा ये बताया जा रहा है कि ये पूरा जो घोटाला है, जो चूना लगा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, जिसकी की जानकारी लगभग 1 या सवा साल पहले मिली थी, जिसके ऊपर ईडी की क्वायरी तब से चल रही है, इन्वेस्टिगेशन तब से चल रही है, उसी में से ये सब चीज़ें बाहर आ रही हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो भी स्कैम्स हुए हैं, ये जो भी घोटाले हुए हैं, इसका पूरा सत्य ईडी बाहर निकालकर सरकार के सामने और न्यायालयों के सामने यानी जनता के सामने भी रखेगी, ऐसा हमें पूरा पूरा विश्वास है। अब आते हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक गतिविधियों पर, जैसे कि ये मालूम पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा किस तरह की गुप्त बैठकें हो रही थी। अब कल ही खबर आई थी, कल या परसों की बात है, शिवसेना के एक बहुत बड़े लीडर और भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर जो कि मुंबई से हैं, इनकी कहीं गुप्त बैठक हुई थी और स्थान बताया जा रहा है बेकर टावर्स, जहां पर कि ऐसा भी बताया जा रहा है कि 1 घंटा उनकी बैठक चली और उसके बाद में उस शिवसेना के नेता की गाड़ी बाहर आई और उनको एस्कॉर्ट करती हुई पुलिस की गाड़ी बाहर आई और उसके 10-20 सेकंड या आधे मिनट के अंदर फिर उस भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी बाहर आई। आपको बता दें कि इन दोनों ही नेताओं ने इस बैठक के, इस गुप्त बैठक के, गुप्त मीटिंग के इस क्लेम को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई। बहरहाल आपको एक और जानकारी दे दें कि बैठक हुई हो या न हुई हो, आपको शायद उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे या नहीं दिखाई दे रही, ये हम नहीं जानते। हमें इसके स्पष्ट रूप से संकेत भी मिल रहे हैं और रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि बैठक हुई थी या नहीं हुई थी। इस जो संकेत है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि आज महाराष्ट्र में जो 3 अलग अलग साइज के पहियों की सरकार है, उस सरकार में से कम एक पार्टी तो ऐसी है जो किसी अलग ही दिशा में जा रही है। उनका स्पीकर महाराष्ट्र में था, उस स्पीकर ने सीधा अपने पद से त्यागपत्र देकर प्रदेश के अध्यक्ष का पद संभाल लिया अपने पार्टी का। और उसके बाद ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो यहाँ की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो दिल्ली भी जाके आए, उनके हाईकमांड ने उन्हें शायद शांत रहने को कहा, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब कांग्रेस स्पीकर का पद मांग रही थी और वो चाहते थे कि चुनाव इस असेंबली के सेशन में हो, जिसके बारे में नोटिफिकेशन रविवार को निकलना चाहिए था, जो कि नहीं निकला है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव मंगलवार को जिस तरह की इंडिकेशन मिल रही थी उस तरीके से वो चुनाव नहीं होने जा रहा है। इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज जरूर हुआ है और एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो रही है लोगों की, जनता की या राजनीतिक एक्सपर्ट्स की, जिनका अंदाजा ये था कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को जरूर उठाएगी कि अगर सरकार बहुमत में है, मेजॉरिटी में है, वो क्यों अपना स्पीकर इलेक्ट नहीं कर रही है। तो इस विषय पर वहाँ के विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली रविवार को, तो उन्होंने इस विषय को उठाया, लेकिन इस विषय पर कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाया गया। तो हो सकता है कि उनका फोकस जो दिख रहा था वो ऐसा था कि ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, जनता के प्रश्न हैं, जिनके डिस्कशन के लिए इस असेंबली के सेशन में उन्हें परमिशन नहीं है या उन्हें अलाउ नहीं किया गया है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट्री प्रोविजंस हैं या असेंबली के प्रोविजंस हैं के तहत ये सब वो प्रश्न नहीं उठा सकते, एक्सेप्ट उन प्रश्नों के, यानी सिवा उन प्रश्नों के जो कि एजेंडा में है, उसके सिवा और किसी मुद्दे को या किसी प्रश्न को उठाया नहीं जाएगा और किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। इस तरह का एजेंडा और रूल तय हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो असेंबली सेशन है ये होगा डिप्टी स्पीकर के अंडर, यानी उपसभापति। तो अगर महाराष्ट्र में संविधान का अगर राज चल रहा है तो संवैधानिक तरीके से वहाँ स्पीकर का होना जरूरी है और वो प्रत्यक्ष में वहाँ प्रत्यक्ष रूप से हाजिर हो ना हो, लेकिन वो अस्तित्व में वो पोजीशन यानी का चुनाव हो करके इस तरह की पोजीशन भरी हुई रहनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये वहाँ के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह जी कोश्यारी,
उन्होंने भी इस चीज़ की दखल लेना ज़रूरी है हमारे हिसाब से। तो आपको इस सिलसिले में ये बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ कहा कि अगर हमें असेंबली में बात नहीं करने दिया जाएगा, मुद्दे नहीं उठाने दिए जाएंगे, लोगों के जो वहाँ के जनता के सवाल है वो अगर पेश करने नहीं दिए जाएंगे, तो हम इस विषय में बाहर आकर लोगों के सामने इस बारे में चर्चा करेंगे, लोगों के सामने हम ये सब विषय रखेंगे और हम मीडिया के द्वारा जनता तक अपनी बातें पहुंचाएंगे और लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाएंगे। तो इससे साफ दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि सरकार काम करना चाह रही है या नहीं करना चाह रही है। आप खुद भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहरहाल ये सब के चलते ऐसे भी संकेत मिले हैं कि हो सकता है कि ये जो हालात हैं, सत्ताधारी पार्टियों के कुछ नेताओं के विषय में जो कुछ भी जांच चल रही है, इसमें इनके काफ़ी नज़दीक यानी इनके खिलाफ काफ़ी सबूत ईडी और सीबीआई वगैरह को मिल चुके हैं और उनके अरेस्ट की संभावना नकारी नहीं जा सकती। उसमें से एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है ताकि उनको अरेस्ट नहीं किया जाए, लेकिन जो सबूत ईडी के पास हैं वो ज़रूर न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और उस बिना पर वो कह सकते हैं कि हमें इनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। उसके सिवा इतने सबूत तक आने के बाद इनके गॉडफादर कौन है, ये सब जो गुनाह जिस तरीके से हुए और ये जो भी वसूली की गई, ये पैसे कहाँ कहाँ तक गए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हालात में उनके रिट पिटीशन डिसमिस होने की पूरी संभावना है कि कानून का राज, संविधान के राज के हिसाब से किसी भी न्यायालय में न्याय मिलना ज़रूरी है, तो उसी तरह से इन्वेस्टिगेशन के साथ भी न्याय होना बहुत ज़रूरी है। ये तो न्यायालय भी अपने आप समझते हैं। अब जो चेंजेस की बात बताई जा रही है राजनीतिक, तो आपको बता दें कि ऐसी हालात में महाराष्ट्र की परिस्थिति इतनी सारी फ्लूइड है, यहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे जो भी 3 पार्टियां बैठी हैं उसमें से तीनों में से 2 तो सपोर्ट कभी भी विड्रॉ कर सकती हैं या फिर एक जो बच जाती है वो हो सकता है कि वो भी अपना त्याग पत्र देकर वहाँ से हट जाए, क्योंकि इनकी अनबन जो विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ तक, ईगो प्रॉब्लम्स तक अंदर ही अंदर आ चुकी है। तो ये चीज़ आने वाले 10 से 15 दिनों में देखने मिलने की बहुत संभावना है। हो सकता है शायद ये हफ्ते भर में महाराष्ट्र के लोकल पॉलिटिक्स में भी बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हों, बहुत बड़े उथल पुथल होने की संभावना है। अब आते हैं हम केंद्रीय राजनीति पे। तो केंद्र में ऐसी हमें जो जानकारी मिली थी केंद्र के बारे में, पिछले महीने तारीख को एक बैठक होने जा रही थी जिसमें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, यानी कुछ मंत्रियों को संगठनात्मक काम के लिए, अपने पार्टी के काम के लिए वापस भेजा जाएगा और उनकी जगह पर कई और लोगों को पार्टी से मंत्री की नियुक्ति के लिए केंद्र में बुलाया जाएगा। के बारे में आपको बता दें, वो बैठक तो हुई, उसमें जो कुछ तय होना था वो हुआ, लेकिन पिछले कुछ 2-4 दिनों में विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी आ रही है कि महाराष्ट्र से कम 2 चेहरों के नाम फाइनल हो चुके हैं और हमारा ये अंदाजा है कि आने वाले शुक्रवार यानी 8 तारीख तक शायद ये सबको वहां पहुंचने के लिए कहा जाएगा, शुक्रवार के शाम तक। ऐसे ये हमारा अंदाजा है। इस बारे में जिस तरह की भी डेवलपमेंट होगी हम आपको जरूर वो बताएंगे, लेकिन महाराष्ट्र से जिन भी 2 चेहरों का नाम फाइनल किया गया है उनकी भी जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है और उसको हम वेरीफाई भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी हम आपको जल्द ही पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि हो सकता है कि और भी कुछ नाम शायद फाइनल हुए हों, तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेके और वो पूरी की पूरी जानकारी हम आपको एक साथ ज़रूर देंगे। तो इसी तरह से जिस तरह हमें ये जानकारी आ रही है, ये ज़रूरी है कि आप ये जानकारी आप तक पहुँचे और आपके जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, लोक प्रतिनिधि हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलना जरूरी है और आपने ये सब जानने का अधिकार है। इस तरह से जिस तरह से भारत की लोकतंत्र है और हमारा संविधान है भारत का, उसमें ये सब स्पष्ट रूप से है
यहाँ के देश के जो मालिक हैं वो भारत की जनता है, और जो जनप्रतिनिधि या लोक प्रतिनिधि वहाँ चुनकर भेजे जाते हैं वो सिर्फ प्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ कस्टोडियन हैं। सरकार सिर्फ कस्टोडियन है। यहाँ के देश की मालिक वो जनता ही है। इस संविधान में की जो स्टार्ट है उसमें सीधा कहा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इस संविधान को हम भारत के लोग कबूल करते हैं, और इस वजह से ये संविधान भारत की जनता ने अपने प्रतिनिधियों द्वारा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनवाया, और संसद के द्वारा इसे वक्त वक्त पर अमेंडमेंट जिस तरह की ज़रूरत हो उस वक्त की उस तरह से अमेंडमेंट कराते आए हैं। तो आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के दौरान वहाँ पर एक बेल का बटन होता है, उस पर ज़रूर आप क्लिक करें ताकि आपको हमारे इन एपिसोड्स की जानकारी सही सही समय पर मिलती रहे, और आपकी जो भी विषय पर जानकारी की ज़रूरत हो वो ज़रूर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको किसी और विषय पर जानकारी चाहिए, उस विषय पर हम वीडियो बनाकर आपके सामने अपलोड करेंगे ताकि आप इस यूट्यूब चैनल पर आपके पसंद का या आपको ज़रूरत जिस विषय पर हो उसकी जानकारी आप हमारे वीडियोस द्वारा ले सकें। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने घर के व्यक्तियों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और आपके कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको आने वाले कुछ ही समय में आपको ज़रूर हम बहुत ही विशेष और सही सही जानकारी देंगे, जो शायद ही आपको कहीं और से इतना जल्दी अवेलेबल हो पाएगी। पिछले 3-4 दिन हमने आपके लिए इस जानकारी निकालने में लगाए, और आपको उस समय हम जानकारी दे रहे हैं जबकि इसमें से कोई भी जानकारी किसी भी चैनल पर या मीडिया चैनल पर उपलब्ध नहीं है। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।